कक्षा 12वीं भौतिकी में आप लोगों को प्रश्न करने हैं, फिजिक्स में आप लोगों को प्रश्न करने हैं। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करें। यह आप लोगों का अगला प्रश्न होगा, ऊर्जा घनत्व निकालना है। तो ये संधारित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र होता है। प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा होगी संधारित्र के प्लेट में, संधारित्र के प्लेट के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को बोलेंगे अपन ऊर्जा घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऊर्जा घनत्व हो जाएगा ऊर्जा बटा आयतन। तो संधारित्र के प्लेटों के प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है ना, दोनों प्लेटों के बीच। तो आपका आंसर होगा किसी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच आंसर है प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा को या प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये सिंपल सी आपकी डिफिनेशन हो गई। अब इसको हम ऊर्जा घनत्व को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अपन समांतर प्लेट संधारित्र लेके इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक, उम्मीद है आप लोग लिख लेंगे डिफिनेशन, बुक में भी दिया है। बुक में पृष्ठ क्रमांक 124 पे है जिक्र, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब आप लोग व्यंजक लाएंगे ऊर्जा घनत्व के लिए। ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो मैं आ जाता हूँ समांतर प्लेट को प्लेट भी बोलते हो, संधारित्र की विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता C बराबर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं बेटा, एप्सिलॉन 0 A बटा मेरे ख्याल से D के प्रवैद्युतांक का माध्यम रखोगे तो यहाँ K आ जाता है। तो समीकरण 1 कर दो, रटन का लिया हूँ, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता A, प्लेट का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये लिखिए सीधा सूत्र की है। तो कौन क्या है उसको हम समझा दिए। ठीक है आप लोगों का। अब यदि प्लेट में पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, तो आप सभी जानते हो बेटा सिग्मा बटा क्यू अपान ए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लाए होंगे, उसमें भी था जिक्र। तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो क्यू हो जाएगा बेटा प्लेट में उपस्थित आवेश Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, 6 ए नहीं है, हाँ, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 दे देता हूं। अब मेरे को प्रति एकांक आयतन
ऊर्जा निकालने हैं, इसलिए मैं संधारित्र में संचित ऊर्जा का कैलकुलेशन करूंगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है हाफ Q स्क्वायर अपॉन V, सॉरी Q स्क्वायर अपॉन C। तीन फार्मूला किए थे, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q इंटू V भी आया था आपका, और एक आया था Q अपॉन C स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन C मैं प्रूव किया था। तो बेटा Q और C का मान रख रहा हूं मैं, तो U बराबर हो जाएगा हाफ, Q का मान लाया हूँ सिग्मा इंटू A, और C का मान दिख रहा है एप्सिलॉन 0 बटा A बटा D। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ U बराबर हो गया हाफ, ये वर्ग होगा बेटा, सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर, और ये उधर जाएगा D अपॉन एप्सिलॉन 0 A, एक कट जाएगा। U बराबर हो गया हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू AD अपॉन एप्सिलॉन 0। इतना सिंपल सा आप लोग कैलकुलेशन किए, फार्मूले की मदद से ही आप लोग बनाए। ठीक है, अब U बराबर मैं हाफ, इसको अलग कर रहा हूं बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा इंटू AD मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, आप लोगों का क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम लोग किए होंगे कैलकुलेशन, देखिएगा जरूर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 लाया हूं, क्योंकि मैं बताया था बेटा प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ रहता है, तो अनंत समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्रूव किए हो, 2 नहीं रहता। तो बेटा एक और सिग्मा है, तो मैं जानबूझ के एप्सिलॉन 0 का गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया सिग्मा एप्सिलॉन 0 का वर्ग, इसके बटा में एप्सिलॉन 0 आ जाएगा, A इंटू डी। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 गुना E स्क्वायर गुना A इंटू डी। कोष्ठक में लिख दीजिए दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग पूरा लिखते रहेंगे, मतलब नहीं है। E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये मैंने आप लोगों का यूज कर दिया। ठीक है, अब देखो A क्षेत्रफल है बेटा और D दूरी है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको आयतन कर सकते हैं अपन। तो ये ऊपर मिटा रहा हूं मैं, U बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू E स्क्वायर गुना V, कोष्ठक समीकरण 3 दे दो, आयतन V बराबर हो जाएगा A इंटू B। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा, जिसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बराबर दोनों प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा। तो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा बेटा U अपान क्या हो जाएगा V, प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा U बराबर आपका U अपान V आ जाएगा। तो मैं U का मान रख रहा हूं, ये वाला मान ऊपर, तो ये आ गया आप लोगों का हाफ ऊर्जा घनत्व की, ये छोटा U से डिनोट किया, आपकी बुक है वो, हाफ U का मान है एप्सिलॉन 0 E का वर्ग इंटू V, बटा में V आएगा बेटा, V और V कट जाएगा, ये आप लोगों का एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक हुआ। सेम ऊर्जा के जैसे है, ऊर्जा का हाफ CV स्क्वायर होता है,
यहाँ हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर आया है ऊर्जा घनत्व। तो ये आपके प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा यानी कि विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आज इस चैप्टर का अपन लास्ट देखेंगे 1D ग्राफ जनित्र। आप लोगों का प्रश्न होगा, उससे पहले मैं वैद्युत पवन को बता देता हूँ। प्रश्न बनाइए वैद्युत पवन क्या है, तब मैं 1D ग्राफ जनित्र देखूंगा। वैद्युत पवन क्या है, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, कोई चालक आवेशित है तो उसके नुकीले भाग में आवेश घनत्व अधिक होता है। जैसे अति संतृप्त विलयन हो गया केमिस्ट्री के उसमें, आपको पता है कि चालक में आवेश एक समान रूप से फैलते हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक समान आवेश होता है, चालक समविभव पृष्ठ होता है। तो नुकीले भाग पे बेटा इसमें आवेश घनत्व अधिक हो जाता है और इसको समविभव पृष्ठ बनने के लिए अतिरिक्त आवेश वायु में आ जाता है। अब इससे यदि वायु चलेगा तो वायु आवेशित हो जाएंगे, तो इस आवेशित वायु को कहते हैं वैद्युत पवन। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, यदि कोई चालक का नुकीला भाग है आवेशित चालक का, तो आवेशित चालक के नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व अधिक होता है, जिससे वहां से गुजरने वाली वायु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और इस आवेशित वायु को ही क्या करते हैं, वायु प्रवाह को वैद्युत पवन कहेंगे। तो आपके बुक में 126 पेज पे हैं, आप लोगों को विद्युत पवन की डिफिनेशन देखना है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आसान है। अब अगला प्रश्न होगा आपका 1D ग्राफ जनित्र। तो 1D ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पे करना है। 1D ग्राफ जनित्र का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो बिंदु बनाएंगे बेटा, पहला सिद्धांत बना लेंगे, दूसरा होगा नामांकित चित्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उपकरण का वर्णन, चौथा हो जाएगा कार्यविधि कैसे काम करता है, पांचवा हो जाएगा लाभ जिसको विशेषताएं बोलते हैं, और छठवां पॉइंट हो जाएगा बेटा दोष जिसको हानि भी बोलते हैं या सीमाएं भी बोलते हैं। इन 6 पॉइंट्स के आधार पे आप लोगों को 1D ग्राफ जनित्र का वर्णन करना है। मैं क्लियर कर दूं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरे 6 पॉइंट नहीं आएंगे, आप लोगों को इनमें से केवल 2-3 पॉइंट ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के इसका सिद्धांत है, मिटा दो इसको। पहला पॉइंट आएगा आप लोगों का सिद्धांत। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि किसी आवेशित चालक पे कोई नुकीला भाग है तो उस नुकीला भाग में आप लोगों का आवेश घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे पास से गुजरने वाली वायु आवेशित हो जाती है और वैद्युत पवन चलने लगते हैं। तो 1D ग्राफ जनित्र है वैद्युत पवन पे आधारित है। सिंपल सी बात है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बुक में और लिखने की कोशिश किया है। इसका सीधी सी बात है, वैद्युत पवन पे आपका क्या है, आधारित है। ये आपका सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा हम चित्र की बात करें तो अलग अलग बुक अलग अलग चित्र बनाए हैं, आप लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत फ्री चित्र बनाएंगे। तो मुझे मजबूरी है आप लोगों की बुक का ही चित्र बनाना पड़ेगा। तो आप चित्र बनाने के लिए बेटा बीच में पहले आप बैठ करेंगे, अच्छा बनाना है चित्र। तो ये मैं घिरनी कर दिया, ये घिरनी कर दिया, इसको मैं P1 नाम कर दिया, इसको P2 नाम कर दिया, घिरनी, ठीक है। तो ये घिरनी के यहाँ पे अर्धगोला ले लेना। सॉरी बेटा, मुझे पहले गोला बनाना चाहिए इस स्तंभ को। सबसे पहले आप अर्धगोला बनाएं, इस प्रकार से अर्धगोला बनाएंगे। क्या पूरा दिख रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। गोला आपका ऊपर कटा है, नीचे लेना पड़ेगा मुझे।
तो आप पहले अर्धगोला बना लीजिए। ये आपका अर्धगोला है, ये अर्धगोला बना लीजिए और दो स्तंभ पे टिका दीजिए इसको। दो लंबे स्तंभ पे टिका देते हैं, एक स्तंभ और ये दो स्तंभ पे टिका देते हैं। ये मैंने टिका दिया। इसके केंद्र है, केंद्र पे गिर्री बनाएंगे, ठीक है, और एक गिर्री आप लोग नीचे बना देंगे, ये नीचे। इसको इस प्रकार से वो स्टैंड के रूप में दे दिया है। अब इसमें आप लोग बेल्ट लगा देंगे। इस गिरनी को P1 नाम दे देता हूँ, इसको P2, हो सकता है वो P1 P2 दिया हो, अपना अपना ये है। अब यहाँ पे बेटा आप लोग कंघी बनाएंगे। ये मैं कंघी बना दिया, C1 नाम दे दिया। यहाँ पे बैटरी जोड़ देता हूँ, प्लस और माइनस, और ये पृथ्वी से जोड़ देता हूँ, ये पृथ्वी से जोड़ दूंगा। पृथ्वी संपर्कित कर दिया। आपके बैटरी को उसने नीचे बनाए हैं आपके बुक ने, कोई चिंता की बात नहीं है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्तंभ है, आप लोगों का, और बड़ा कर देता हूं मैं। ये इस प्रकार से ये स्तंभ है। इसको धातु के गोले से ढक दीजिए आप लोग। ये धातु का आवरण है, शायद ऊपर नहीं दिख रहा होगा, फिर मैं छोटा कर देता हूँ। ये समांतर करें और ये धातु का आवरण बना देंगे आप लोग। ये धातु का आवरण है। ये आप लोगों का चित्र बना होगा। ये मैंने स्तंभ कर दिए हैं। स्तंभ है, दो स्तंभ है आप लोगों का, जिसको इसने नाम दिया है P और P दिया है, दो स्तंभ, ठीक है। धातु के गोले को S नाम दिया है, इसको S नाम दे देता हूँ। और यहाँ भी एक कंघी बनाएगा बेटा, यहाँ भी एक कंघी बना देता हूँ, जिसको मैं C2 नाम दे देता हूँ, C1 और C2। यहाँ से प्लस चार्ज है वो विद्युत पवन के रूप में चलते हैं। मैं प्लस कर रहा हूँ, हो सकता है छोटा दिख रहा है, आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो गैप कर लेंगे, थोड़ा यहाँ बड़ा बना लेंगे चौड़ा, क्योंकि मुझे लिखना भी है इसलिए मैं ज़्यादा चौड़ा नहीं कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को चित्र क्लियर समझ में आ रहे होंगे। ये हमने आपके चित्र बना लिए। आपके बुक में पेज नंबर आपका 127 पे दिया हुआ है। ये वाले चित्र आप लोगों को मैनेज करने हैं। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो ये धातु के उसको आपका F नाम दे दिया है, मैं बुक के अनुसार T नाम दे दिया है। और इसको भी अर्थिंग से जोड़ देंगे बेटा, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक आप लोगों को लग सकता है। ये अर्थिंग से जोड़ दिया और ये मैं चित्र बना दिया। ये आप लोगों का उजाला ये है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बनाया हुआ है चित्र, बुक से देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसने मोटर एन भी बना दिया है, P1, इसको घुमाने के लिए मोटर एन बना दिया है उसने। याद रखना अंतर यह है, बैटरी को उसने नीचे बना दिया है, मैं ऊपर बनाया, साइड में बना दिया हूँ बैटरी को, ठीक है। उच्च तनाव बैटरी को मैं इसको हाई टेंशन कर देता हूँ। HT आपकी क्या हो जाएगी, बैटरी हो जाएगी, हाई टेंशन बैटरी है। तो ये आपका चित्र है, नामांकित चित्र है, वांडीग्राफ जनित्र का है, ठीक है। अब नामांकित चित्र तो है नहीं, तो आपका कौन क्या है इसमें अभी वर्णन में आ जाएगा। यदि वर्णन न दे तो आपका तब भी नामांकित चित्र में वर्णन को कुछ लिखना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए, क्योंकि चित्र में नाम नहीं दिया हूँ कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेटा लगभग आपका 15 मीटर ऊंचा एक कुचालक स्तंभ P होता है, दो स्तंभ PP होता है, 15 मीटर ऊंचा। आप लोग जो पढ़ते हो क्लासरूम, उसकी लंबाई भी 15 मीटर नहीं है, 10 मीटर ही है। तो 15 मीटर बहुत होते हैं, 45 फीट। तो 15 मीटर ऊंचा आपका कुचालक पदार्थ का स्टैंड PP है। उसके ऊपर खोखले चालक का अर्धगोला रखा हुआ है, जिसकी व्यास लगभग 5 मीटर होता है। 5 मीटर का व्यास का
सुचालक पदार्थ का अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बीच में दो घिरनी P1 और P2 होती है। घिरनी P2 गोली कवच के केंद्र पे है और P1 है वो दोनों स्तंभ से नीचे है, बीच में है, दोनों स्तंभ के बीच में नीचे है, स्तंभ से नीचे, ठीक है आपका। तो P1 और P2 के बीच रबड़ या रेशम का बेल्ट लगा होता है, पढ़ेंगे आप लोग बुक में, रबड़ या रेशम का बेल्ट लगा होता है। घिरनी P1 को मोटर से जोड़ देते हैं ताकि हम बेल्ट को घुमा सकें। यहां तक आ गया बीच में आप लोगों का, क्लियर है। अब स्तंभ में एक कंघी, लोहे की कंघी, कंघी ना बोला जाए कंघा बोला जाए, ये बहुत बड़ा उपकरण है। कंघी बोलने से ऐसे लगता है हम कंघी करते वैसे ही होगा, नहीं, बहुत बड़ा कंघा होता है, 2-3 मीटर बड़ा कंघा होता है। 2-3 मीटर मतलब मान के चल लीजिए 8-10 फुट, बहुत बड़ा कंघा होता है, धातु का बना रहता है, कंघा होता है। तो कंघा C1 को हम फुहार कंघा कहते हैं। क्यों कहेंगे? फुहार कंघा कहेंगे, मैं थोड़ा देर बताऊंगा वर्णन में क्यों फुहार कंघा कहेंगे। और कंघा C1 को उच्च तनाव बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और उच्च तनाव बैटरी का ऋण सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों का जो चालक अर्धगोला है, धातु का अर्धगोला है, उसमें धातु का कंघा C2 लगा रहता है जिसको संग्राहक कंघा कहते हैं। C1 को फुहार कंघा और C2 को संग्राहक कंघा कहा जाता है, ठीक है ना। ये जोड़ा हुआ है आपके अर्धगोले पे, इसके चारों तरफ प्लस प्लस लिख दो, मैं समझाऊंगा क्यों प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है आपका। ये अंदर के भाग का वर्णन हो गया। अब इस पूरे उपकरण को धातु के आवरण से बंद कर देते हैं, लोहे के आवरण से बंद कर देते हैं। और आप लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक मत लगे क्योंकि यहाँ बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है बेटा, वैसे भी उच्च तनाव बैटरी से जुड़ा है, तो इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से उपकरण में मैंने कोई भी चीज को नहीं छोड़े हैं, ठीक है। तो बुक की मदद से आप लोग बेहतर है रटा न करें, अपने आप बढ़िया समझ के लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सब संकेत आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? तो हम उच्च तनाव बैटरी द्वारा फुहार कंघा C1 पे उच्च तनाव लगाएंगे, उच्च विभवांतर लगाएंगे, तो ये धनावेशित हो जाएगा। कंघा C1 है वो क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। हजारों वोल्ट लगाएंगे, कई उपकरण में तो लाखों भी लगाया जाता है, लेकिन आप अत्यधिक उच्च विभवांतर लिख सकते, याद नहीं है। तो कंघा धनावेशित हो गया। अब ये कंघा है तो इसका नुकीला भाग है बेटा, तो नुकीले भाग पर धनावेश का घनत्व अधिक होगा, नुकीले भाग पर आवेश का घनत्व अधिक होगा। अब P1 और P2 के बीच बेल्ट है, उसको घुमाएंगे, तो चूंकि यहाँ पे आवेश घनत्व तो अधिक है, तो यहाँ की वायु धनावेशित है, तो ये धनावेशित वायु है बेल्ट से चिपक कर, बेल्ट को घुमा रहे हैं डायरेक्शन में बेटा, ये ऐसे हम बेल्ट को घुमा रहे हैं, डायरेक्शन भी कर सकते हो, तो बेल्ट से चिपक कर C2 पे पहुंचता है, कंघा C2 के पास पहुंचता है। तो प्रेरण द्वारा कंघा C2 है उस पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और जो चालक वाला अर्धगोला है उसके बाह्य पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। कंघा C2 पर ऋणावेश उत्पन्न होगा बेटा प्रेरण द्वारा, और दूर का पृष्ठ जो चालक का गोला है उस पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। हो गया। अब जो कंघा C2 पे ऋणावेश उत्पन्न हुआ है, चूंकि ये कंघा है तो इसके नुकीले भाग पर आवेश घनत्व अधिक होगा। कौन सा आवेश घनत्व अधिक होगा? ऋणावेश को। तो यहाँ ऋणावेश का वैद्युत पवन चलेगा C2 के पास, जो बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देगा। और जब ये जो बेल्ट है P2 से आगे बढ़ता है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता।
लेकिन जैसे ही ये फिर C1 के पास पहुंचता है तो वैद्युतपवन यहाँ धनावेशित है, तो धनावेश को लेके आपका फिर C2 के पास पहुंचेगा, फिर विद्युत प्रेरण होगा, प्रेरण के द्वारा आपका C2 पर ऋणावेश उत्पन्न होगा और बाह्य पृष्ठ पर और प्रेरित धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। देखिए बाह्य पृष्ठ पर धनावेश बढ़ गया, पहले भी धनावेश उत्पन्न हुआ था, अभी फिर बढ़ गया, और यहाँ पर जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है वो बेल्ट के धनावेश को समाप्त करेगा और खुद भी समाप्त हो जाएगा, फिर बेल्ट आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से बेल्ट धनावेश को लेकर C2 तक बार बार पहुंचते जाता है और आपका चालक के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश एकत्रित होते जाता है, यानी कि उच्च विभवांतर आपका उत्पन्न होता है। 60 लाख से 80 लाख तक उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं वोल्ट तक। 60 लाख वोल्ट से 80 लाख वोल्ट तक उच्च विभवांतर इस उपकरण से उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सिंपल कार्यविधि है आपका, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा पहला हो गया लाभ, उच्च विभवांतर मैं कार्यविधि बता दिया बेटा, है ना। अब लाभ ये हुआ कि इससे उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, धनावेशित कण जैसे कि अल्फा कण, दो धनावेश होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित कर सकते हैं। बेटा उच्च विभवांतर हुआ है, यहाँ धनावेशित कण रख दूंगा, कहीं वो प्रतिकर्षित होकर तेजी से बाहर निकलेगा त्वरित करने में, ठीक है ना। तीसरा आप बोल सकते हो नाभिकीय भौतिकी में त्वरित कण है, जैसे कि अल्फा कण है, नाभिक के अंदर प्रवेश कराओगे या प्रोटॉन को नाभिक के अंदर, तो उसका जो प्रॉपर्टी है गुणधर्म में बदल जाता है, रसायन में देखेंगे। तो नाभिकीय भौतिक में कर सकते हैं, धनावेशित कणों को त्वरित करने में कर सकते हैं, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में कर सकते हैं। अब इसका दोष क्या है? तो दोष तो पहला ये हो गया कि इसका आकार काफी बड़ा होता है, यानी कि प्रयोग में लाने में असुविधाजनक है। बेटा यहाँ 15 मीटर बता दिया और ये करके 20 मीटर के लगभग हाइट हो जाएगा, तो प्रयोग असुविधाजनक है, पहला दोष हो गया। या एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी ले जा सकते, ये प्लांट जैसे एक स्थान पे रखा रहेगा, ठीक है ना, तो इसका उपयोग असुविधाजनक है। दूसरा दोष इसका मेन है बेटा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? ये लोहे का मजबूत आवरण होता है और अर्थिंग होती है, उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है, गलती से अर्थिंग कट गया आपका, पृथ्वी से संपर्क कर गया, तो यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये लोहे का है, तो प्रेरण द्वारा माइनस हो जाएगा अंतर उत्पन्न और बाहरी पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और आप इसके संपर्क में आए तो हाई वोल्टेज के कारण आप लोगों को तगड़ा शॉक लगेगा, बचने की कोई संभावना नहीं होगी। यानी कि दूसरा दोष आप लिखेंगे, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, असुविधाजनक है, और उपयोग इसका क्या है? खतरनाक है, उच्च विभवांतर के कारण। तो वांडी ग्राफ जनित्र बहुत सरल था आप लोगों का, उम्मीद है आप लोग बुक से देख के लिखेंगे। बुक P1 P2 कैसे बनाए मत जाने, आप अपने अनुसार से वर्णन करिए, बहुत क्लियर और सिंपल आपका वर्णन है, कार्यविधि भी बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। कल इस चैप्टर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बाकी जो दिया हुआ प्रतियोगी परीक्षा के लिए है आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आते हैं आपके, इसलिए चैप्टर से हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर अगले चैप्टर की ओर अपन जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज की भौतिकी की क्लास आप लोगों की यही समाप्त होती है।